नेक्स्ट लेक्चर ऑन एड्रिनल ग्लैंड दैट इज़ ऑन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और उसके फंक्शंस को हमें डिस्कस करना है फिजियोलॉजिकली एस्पेक्ट से। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को हम देखते हैं तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, कॉर्टिसोल आ जाता है, कॉर्टिज़ोन आ जाता है और सिंथेटिकली डेक्सामेथासोन आ जाता है। नाउ डेज जो अभी कोरोना चल रहा था तो उसमें ट्रीट करने के लिए भी डेक्सामेथासोन दे रहे थे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करते हैं एक्चुअली, कॉर्टिज़ोल कॉर्टिज़ोन ये हमारे पास बेसिकली अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो कि अभी हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले क्या होता है कि अगर बॉडी के अंदर टेंशन हो जाती है, मेंटल स्ट्रेस हो जाता है या है ना कोई ट्रॉमा आपको हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है या ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या होता है कि हमारे पास है ना कम हो जाए, तो इन सारी सिचुएशंस में या आपके पास बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए या बॉडी के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाए या बॉडी के अंदर मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए। ठीक है, तो इन सारी सिचुएशंस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि इन सारी सिचुएशंस में हमारे पास कॉर्टिसोल की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अब ये कैसे इंक्रीज़ होती है, क्या चक्कर होता है, तो जैसे ही बॉडी के अंदर ये सारे स्टिमुलस अगर डेवलप कर जाते हैं इनमें से कोई सा भी, तो वो मैसेज देता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस रिलीज़ कराएगा वो कॉर्टिकल रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकल रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, वहाँ पे एक्टिवेट करवाएगा एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को। साथ साथ में हमें पता है कि भाई ये एक्टिवेट कैसे कराता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, वहाँ पे कॉर्टिकोट्रोफ सेल्स होंगे। उन कॉर्टिकोट्रोफ सेल्स को क्या करेगा, एक्टिवेट करा देगा कि वो हमारे पास प्रो ओपियो मिलेनोकॉर्टिकोट्रोफिक जीन से हमारे पास प्रोटीन बनाए, प्रो ओपियो मिलेनोकॉर्टिकोट्रोफिक प्रोटीन। वो फिर हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास क्लीव हो जाता है ACTH के अंदर और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। तो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन फिर हमारे पास कहाँ पे जाएगा, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन ये हमारे पास कहाँ जाएगा, ये हमारे पास वो एड्रिनल कॉर्टेक्स की तरफ आ जाएगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स की तरफ आके फिर वो क्या करेगा कि भाई एड्रिनल कॉर्टेक्स की तरफ या एड्रिनल कॉर्टिकल सेल्स की तरफ, पर्टिकुलरली जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस, इनके सेल्स के ऊपर आएगा, CAMP को एक्टिवेट करवाएगा। एक्टिवेट कराने के बाद इंजाइम्स एक्टिवेट होंगे और वो इंजाइम्स क्या करेंगे कि वो हमारे पास फटाफट कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करा देगा किसके अंदर, प्रेगनेनोलोन के अंदर, जो कि हमारे पास क्या है, रेट लिमिटिंग स्टेप है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो जाता है। ठीक, वो प्रेगनेनोलोन हमारे पास क्या कर देगा, प्रोमोट करा देगा कॉर्टिसोल की सिंथेसिस। कॉर्टिसोल की जो सिंथेसिस है, एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस और सेक्स हार्मोन की सिंथेसिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हम लोग किसके अंदर देखेंगे, बायोकेमिकल एस्पेक्ट की तरफ। ठीक है, अभी सिर्फ हमें याद रखना है कि कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है प्रेगनेनोलोन के अंदर और प्रेगनेनोलोन से हमारे पास क्या बनता है, कार्टिसोल बन जाता है। फिर कार्टिसोल क्या करेगा कि कार्टिसोल चूंकि स्टीरॉयड हार्मोन है तो इट नीड्स अ प्रोटीन टू ट्रैवल इन द ब्लड। अब ब्लड के अंदर ट्रैवल करने के लिए इसको प्रोटीन की ज़रूरत होगी, तो ये प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है और ब्लड के अंदर चलता है। ठीक है, तभी इसकी हाफ लाइफ भी ज़्यादा होती है, अच्छी खासी हाफ लाइफ होती है। अब ये क्या करता है कि सपोज करो कि अगर आपकी ब्लड के अंदर इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म देखते हैं। ठीक है, कॉर्टिसोल का इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे इसका क्या इफेक्ट होता है कि ये हमारे पास क्या करता है कि डिक्रीज करवाता है यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल्स, यानी कि ये हमारे पास सेल्स के अंदर ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को क्या करता है, डिक्रीज कराता है। तो ये जो एक्शन था ये हमने कौन से हार्मोन का भी देखा था, ग्रोथ हार्मोन का भी। तो ग्रोथ हार्मोन भी डायबिटोजेनिक था, तो ये कॉर्टिसोल भी क्या है, डायबिटोजेनिक है। ये हमारे पास क्या कराता है, ये हमारे पास है ना ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज करवाता है बाय डिक्रीजिंग द सेल्स, पेरिफेरल सेल्स, मसल सेल्स, कि वो हमारे पास ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करे। अब ये कैसे करता है, ये ऐसे करता है कि जो हमारे पास ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए इंसुलिन जिस ट्रांसपोर्टर की प्रोमोशन कराता है ना, इंसुलिन क्या करता है, बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन मसल सेल्स और पेरिफेरल सेल्स के ऊपर जाता है, ऐड करता है, वहाँ पे उन सेल्स के अंदर प्रोडक्शन करवाता है ग्लूट ट्रांसपोर्टर 4 की। ग्लूट ट्रांसपोर्टर 4 जैसे हमारे पास बन जाता है, फिर वो हमारे पास ग्लूट ट्रांसपोर्टर 4 कहाँ पे आता है, सेल मेम्ब्रेन पे। फिर हमारे पास ग्लूकोज से सेल मेम्ब्रेन पे क्या होता है कि ग्लूकोज सेल मेम्ब्रेन पे अटैच होता है बाय ग्लूट ट्रांसपोर्टर 4 और फिर वो अंदर आ जाता है सेल के अंदर। इंसुलिन कैसे काम करता है कि वो हमारे पास सेल के अंदर ग्लूट ट्रांसपोर्टर 4 की सिंथेसिस करवाता है और ग्लूट ट्रांसपोर्टर 4 जो होता है वो हमारे पास मेम्ब्रेन पे आके अटैच होता है। फिर बाहर मतलब सेल के बाहर जो ग्लूकोज होता है वो इससे कनेक्ट हो जाता है और वो सेल के अंदर आ जाता है। इंसुलिन इस तरीके से काम कराता है कि वो अपटेकिंग ऑफ ग्लूकोज करवाता है, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन करवाता है। लेकिन कॉर्टिसोल क्या करता है
कि जो इंसुलिन ग्लूट ट्रांसपोर्टर 4 की सिंथेसिस करवा रहा था, ये कार्टिसोल उन सेल्स के ऊपर जाता है, ऐड करता है और उस सेल्स के जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है उनको कहता है कि तुम अब ग्लूट ट्रांसपोर्टर 4 नहीं बनाओ। तो हमारे पास ग्लूट ट्रांसपोर्टर 4 की लीकेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि वो हमारे पास सेल्स जो है वो ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक हो गया भाई। तो ये इससे हमारे पास ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। साथ साथ में ये क्या करता है, साथ साथ में ये हमारे पास है ना क्या करता है कि जो लिवर है, लिवर के जो सेल्स होते हैं उनको बोलता है कि तुम ग्लूकोनियोजेनेसिस करो, जैसे ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता था। लेकिन ग्रोथ हार्मोन हमारे पास क्या करता था कि ग्लूकोज को बोलता था कि ग्लाइकोजिन से ग्लूकोनियोजेनेसिस कराओ, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करके फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस कराओ। लेकिन कार्टिसोल थोड़ा सा है ना बदमाश किस्म का, थोड़ा सा चुलबुला किस्म का आदमी है। क्यों कि चलो एक तो ये कहता है कि भाई ग्लाइकोजन से टूट के हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाए और फिर हमारे पास ग्लूकोज अवेलेबल हो जाए ब्लड के अंदर। लेकिन दूसरा ये क्या करता है, दूसरा ये एक काम ये करवाता है कि हमारे पास फैट मेटाबॉलिज्म पे एक्शन करेगा, लिपोलाइसिस कराएगा, फैटी एसिड्स की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़वा देगा, जिससे हमारे पास क्या होगा कि पेरिफेरल सेल्स फैटी एसिड्स को यूटिलाइज करेंगे। फैटी एसिड्स को यूटिलाइज करने के बाद हमारे पास क्या करेंगे, वो एनर्जी का सोर्स बना देंगे। साथ साथ में हमारे पास एसिटोएसिटिक एसिड जो है वो बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है, हमें पता है फैट मेटाबॉलिज्म से वो ब्लड के अंदर थोड़ा बढ़ जाता है, लाइक एसिडिटी इन ब्लड इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि अगर यही फैट्स हमारे पास लिवर के सेल यूटिलाइज कर रहे होते हैं फॉर द एनर्जी पर्पस, तो वहाँ पे हमारे पास कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी थोड़ा सा बढ़ जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट। लेकिन जब एक्सेसिव अमाउंट में हमारे पास फैटी एसिड्स होता है, तो ये हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट के फैटी एसिड्स को ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करा देते हैं ग्लूकोज के अंदर, सेम जैसे ग्रोथ हार्मोन करवा रहा था। लेकिन अब जब इसका इफेक्ट हम देखते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे, तो इसका इफेक्ट, कॉर्टिसोल का इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इज कॉन्ट्राडिक्ट टू द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जो ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट था प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर, उससे इसका इफेक्ट कॉन्ट्राडिक्ट है। यहाँ पे इसने उसके साथ दोस्ती तोड़ दी, कट्टी कर ली। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉर्टिसोल क्या करता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर, वो प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म कराता है पेरिफेरल टिश्यूज़ के ऊपर, मसल्स के ऊपर। वो क्या करता है, प्रोटीन्स की कैटाबॉलिज्म करवाता है, अमाइनो एसिड की अवेलेबिलिटी कराता है और अमाइनो एसिड को वो ट्रांसपोर्ट करवाता है फ्रॉम द सेल्स टू द ब्लड। ग्रोथ हार्मोन क्या करता था, फ्रॉम द ब्लड टू द सेल्स अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट कराता था। लेकिन ये कार्टिसोल क्या करता है, उल्टा काम करता है। जो प्रोटीन्स है ना सेल्स के अंदर थे, पेरिफेरल सेल्स के अंदर, फैट सेल्स के अंदर, ये डिफरेंट बॉडी के सेल्स के अंदर, मसल सेल्स के अंदर, वहाँ से उन प्रोटीन्स को तोड़वाएगा, प्रोटीन्स की कैटाबॉलिज्म करवाएगा, हर उस एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा जो प्रोटीन्स की कैटाबॉलिज्म करता है। फिर वहाँ से सॉरी वो एक इंटरप्शन आ गई थी। मैं आपको प्रोटीन कैटाबॉलिज्म के बारे में बता रहा था कि कॉर्टिसोल क्या करता है, वो हमारे पास प्रोटीन कैटाबॉलिज्म कराता है पेरिफेरल सेल्स के अंदर। जितने भी हमारे पास पेरिफेरल सेल्स वगैरह हो गए बॉडी के, उनके ऊपर क्या करता है, ये प्रोटीन कैटाबॉलिज्म करवाता है, प्रोटीन्स को तोड़वाता है और फिर उनसे अमाइनो एसिड की अवेलेबिलिटी करवाता है ब्लड के अंदर, ताकि हमारे पास सपोज़ करो कोई इंजर्ड टिश्यू वगैरह है, तो वहाँ पे हमारे पास अमाइनो एसिड्स जाएँ और वहाँ पे वो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस वहाँ पे करें जहाँ इंजर्ड टिश्यू है। ठीक, और उसके बाद क्या करता है कि हमारे पास अमाइनो एसिड को अवेलेबिलिटी करवा देता है फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पे इसने मुनाफिकत शो की कि हमारे पास ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन क्या करते हैं, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन का जब हम एक्शन डिस्कस करेंगे इंसुलिन का, तो उसमें आपको मैं बताऊँगा। आपको सिर्फ अभी ग्रोथ हार्मोन का एक्शन याद करना है कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता था। ग्रोथ हार्मोन हमारे पास प्रोटीन एनाबॉलिज्म कराता था, लेकिन जहाँ पे ये कॉर्टिसोल मुनाफिकत करता है और ये क्या करता है, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म कराता है। फिर ब्लड के अंदर प्रोटीन्स की, अमाइनो एसिड्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, अमाइनो एसिड्स लिवर के अंदर जाते हैं और हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिर ये अमाइनो एसिड्स यूज़ हो जाते हैं फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक हो गया भाई। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसके बाद हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास इंजरी वगैरह हो जाती है कहीं, ठीक है, अगर कहीं इंजरी हो गई या कहीं आपको ट्रॉमा हो गया, तो उस सूरत में भी कार्टिसोल क्या कराता है कि हमारे पास फैटी एसिड्स को यूटिलाइज़ कराता है फॉर एनर्जी पर्पस। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ रखता है कि कहीं अगर ब्रेन को ज़्यादा ग्लूकोज की नीड हो तो फिर वो यूटिलाइज़ करे। फैटी एसिड्स को यूटिलाइज़ कराता है फॉर एनर्जी पर्पस। अमाइनो एसिड्स को अवेलेबल करवाता है ताकि कहीं डैमेज वगैरह हो गया हो तो वहाँ पे जाके ये है ना प्रोटीन सिंथेसिस कर दे। लेकिन अब चीज़ जो समझाने की है वो ये है कि हार्ट के प्रोटीन्स और मसल्स के प्रोटीन्स, इनको बहुत बाद में जाके ये तोड़ेगा। इनको बिल्कुल लास्ट के अंदर जब बाकी पेरिफेरल टिश्यू वगैरह से प्रोटीन्स तोड़ के अमाइनो एसिड्स ले लेगा, तो फिर हार्ट के और फिर मसल्स के सेल्स में से उनके जो कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स होते हैं उनको डिग्रेड करके फिर उनसे अमाइनो एसिड्स लेगा, बिल्कुल आखिर में, बिल्कुल लास्ट स्टेप में। ठीक,
तो ये इसका एक प्रेफरेंशियल एक्शन होता है कि वो पहले है ना अमाइनो एसिड्स दूसरे सेल से लेता है, आखिर में हार्ट और सेल्स के सेल से जो है वो हमारे पास अमाइनो एसिड्स लेता है बाय ब्रेकिंग डाउन देयर कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स। ठीक, तो इसका ये हमने एक्शन देखा किसका, ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। लिपोलाइसिस का भी एक्शन मैंने आपको समझा दिया कि ये हमारे पास क्या करता है, लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म करवाता है, फैटी एसिड्स की अवेलेबल कंसंट्रेशन करा देता है। साथ साथ में ये हमारे पास फैट्स के जो स्टोर्ड है, मतलब लिपिड्स का जो स्टोर होता है, वी कैन से फैट सेल्स के अंदर जो लिपिड का स्टोरेज होता है वो उसकी डिक्रीमेंट कराता है। यानी कि लिपिड जो फैट सेल्स होंगे, एडिपोज सेल्स होंगे, उसके अंदर लिपिड्स का जो स्टोरेज होता है उसकी डेक्रीमेंट कराता है। कैसे? एक तो भाई इसने लिपोलाइसिस करवाया, दूसरा ऐसे कि हमें पता है कि यार ये ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन बाय द सेल्स डिक्रीज करवा रहा है, तो ग्लूकोज हमारे पास क्या हो रहा है, यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। तो हमारे पास जब ग्लूकोज फैट्स के सेल यूटिलाइज नहीं करेंगे और ग्लूकोज से हमारे पास ग्लाइसरोल नहीं बनाएंगे तो हमारे पास ग्लाइसरोल नहीं आएगा सेल्स के अंदर, और फिर जब ग्लाइसरोल नहीं आएगा तो ग्लाइसरोल हमारे पास जो फैट सेल्स के अंदर फैटी एसिड्स होते हैं उनके साथ कंबाइन नहीं होगा, और ट्राइग्लिसराइड जो कि एक स्टोरेज फॉर्म है लिपिड्स की वो नहीं बन सकेगी। तो ये दो तरीक़ों से लिपिड्स की जो स्टोरेज है उनको डिक्रीज़ कराता है। अब लास्ट में जो चीज़ हमें देखनी है वो ये देखनी है कि इसका रोल इन इन्फ्लेमेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका इन्फ्लेमेशन के अंदर। ठीक, अब पहले हमें डिस्कस करना है इन्फ्लेमेशन होती कैसे। इन्फ्लेमेशन ऐसे होती है कि अगर हमारा कोई भी टिश्यू डैमेज हो जाए, कोई भी टिश्यू हमारे पास क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो वो जो डैमेज टिश्यू जो होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं वो हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस रिलीज़ कराते हैं। डैमेज टिश्यू के सेल्स जो होते हैं वो कौन से सब्सटेंसेस रिलीज़ कराते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज़ कराते हैं जो कि हमारे पास उन टिश्यू से एसोसिएटेड या उन टिश्यूज़ को सप्लाई करने वाली जो वेजल्स है उसकी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी के ऊपर अफेक्ट करें। ठीक है, डैमेज हमारे पास कोई टिश्यू है वो डैमेज हो गया, ठीक है, टोटली वो डैमेज हो गया टिश्यू, तो जो डैमेज टिश्यू के जो सेल्स हैं वो हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस रिलीज़ कराएंगे जो कि इनके एडजेसेंट जो उनको ब्लड सप्लाई कर रही होगी उसके ऊपर ऐड करेंगे और उनकी परमेबिलिटी को कुछ चेंजिंग करेंगे ताकि हमारे पास बाहर से चीज़ें जो हैं वो उन टिश्यू की तरफ आ सकें। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन। कि सपोज करो मैंने एक तस्वीर भी बनाई है कि हमारे पास एक टिश्यू था, उसके सेल्स थे, सेल्स हमारे पास डैमेज हो गए, उन्होंने क्या रिलीज़ करवाया, हिस्टामाइन रिलीज़ कराया, ब्रेडिकाइनिन रिलीज़ कराया, ठीक है, सर्टेन इंटरल्यूकिन्स रिलीज़ कराया। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। ये हमारे पास क्या करेंगे, मेम्ब्रेन के ऊपर जाएंगे, मेम्ब्रेन की वेसोडाइलेशन कर देंगे, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज़ कर देंगे। वेसोडाइलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि जो हमारी कैपिलरी है, जो हमारी ब्लड मेम्ब्रेन है या हमारे पास ब्लड वेसल्स की जो मेम्ब्रेन है वो हमारे पास डायलेटेड हो जाएगी। वहाँ से अब ज़्यादा अमाउंट में ब्लड जो है वो टूवर्ड्स द टिश्यू आएगा। वहाँ से हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड विल कम टूवर्ड्स द टिश्यू। ठीक है, वेसो डायलेटेड हो जाएगी, वेसल हमारी डायलेटेड हो जाएगी, परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, साथ साथ में क्या होगा कि जो हमारे जो डैमेज टिश्यू हैं इनके लाइसोसोम क्या होंगे, वो ब्रेक होंगे और वो हमारे पास प्रोटीएजेस एंजाइम्स रिलीज़ कराएंगे जो कि क्या करेंगे कि कैपिलरी की है ना जंक्शंस वगैरह को, और वी कैन से कि कैपिलरी वॉल को थोड़ा सा रप्चर करेंगे ताकि हमारे पास जो इनके अंदर जो ब्लड के अंदर हमारे पास है ना वो मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और हमारे पास है ना न्यूट्रोफिल्स और दूसरे जो ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो हमारे पास इस ब्लड वेसल से टुवर्ड्स द टिश्यू आराम से आ सकें, ताकि अगर जो इस डैमेज टिश्यू पे हमारे पास बैक्टीरिया आया हुआ है या कोई पैथोजन आया हुआ है उसको मार सकें। तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो कि कैपिलरी और टिश्यू सेल्स के दरमियान में जो एरिया होगा, जो फ्लूइड होगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा, एडेमा हो जाएगा। अब ये पूरा प्रोसेस होता है किसका, इन्फ्लेमेशन का। अब हमें इस इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को रोकना है। कार्टिसोल इनहिबिट्स इन्फ्लेमेशन प्रोसेस। अब वो दो तरीक़ों से इनहिबिट कर सकता है, या तो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होने दे, फ्रॉम द बिगिनिंग इट विल इनहिबिट, या तो अगर स्टार्ट हो गया है तो उसको जल्द से जल्द हील करा दे। क्या करे, या तो स्टार्ट नहीं होने दे इन्फ्लेमेशन को, या अगर स्टार्ट हो चुका है इन्फ्लेमेशन तो उसको फटाफट क्या करे, हील करा दे। तो अगर हमारे पास है ना ये अपना कार्टिसोल कैसे एक्शन करता है, कार्टिसोल ऐसे एक्शन करता है कि जो डैमेज टिश्यू सेल्स हैं उनके ऊपर जाके कार्टिसोल ऐड करेगा और उनकी लाइसोसोम जो है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम को मेम्ब्रेन कर, लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है उसको स्टेबलाइज कर देगा। लाइसोसोम की मेम्ब्रेन अगर स्टेबलाइज हो गई तो हमारे पास प्रोटीएजेस रिलीज नहीं होंगे और ब्लड वेसल्स की जो हमारी मेम्ब्रेन है वो वी कैन से जो ब्लड वेसल्स हैं उनके जो सेल्स हैं उनकी जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर वगैरह नहीं हो सकेगी। तो ब्लड से चीज़ें हमारे पास टिश्यू, डैमेज टिश्यू की तरफ ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आएंगी। सबसे पहला काम ये क्या करता है, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर देता है। उसके बाद क्या करता है, इट डिक्रीजेस द
इट डिक्रीजेस द परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, ब्लड मेम्ब्रेन या वी कैन से जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के जो सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को डिक्रीज करा देता है। कैसे? बाय इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ हिस्टामाइन एंड ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामाइन और ब्रेडिकाइनिन के एक्शन को इनहिबिट करा देता है, ठीक है। और हमारे पास क्या करता है कि टिश्यू सेल के पास जाता है, टिश्यू सेल के पास ये BCQ पॉइंट है कि टिश्यू सेल के पास जाता है, उसको इंटरल्यूकिन्स की जो सिंथेसिस वो करवाता था टिश्यू सेल, उसको बोलेगा नहीं, नो 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 बेटा नो, इंटरल्यूकिन्स की सीक्रेशन नहीं करवानी। उसके बाद फॉस्फोलाइपेज A2 जो कि एक एंजाइम होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह, तो उन प्रोस्टाग्लैंडिन्स PGI2 फलाना ढिमकाना, मुझे भी एग्जैक्ट तो 100% याद नहीं है, ठीक है। तो PGI2 इन सब की सिंथेसिस को, जो कि जितने भी वेसोडायलेटर एजेंट्स थे, इन सबको ही रुकवा देता है, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही रुक जाता है। उसके बाद हमारे पास ये क्या करता है कि अगर इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस हो चुका है तो इसको क्विकली हील अप करा देता है। कैसे कि इसके अंदर हमारे पास फटाफट इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर है ना, ये एक्यूमुलेट, वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को वो स्टिमुलेट करा देगा, ताकि हमारे पास जो है वो क्लॉटिंग का प्रोसेस फटाफट हो सके, कैपिलरी की मेम्ब्रेन जो रप्चर हो गई थी वो हील अप हो सके, और हमारे पास जो है वो एक नॉर्मल सिस्टम जो है, नॉर्मल ब्लड फ्लो इन द वेसल्स वो कंटिन्यू हो सके, ठीक है। तो इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इन इन्फ्लेमेशन। अब इसका एक और रोल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि ये हमारे पास यूज़ होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हम इसको कैसे यूज़ करेंगे? होता ये है कि सपोज़ करो मेरा ऑर्गन है, मुझे देना है, डोनेट करना है, ठीक है। तो मैं किसी दूसरे बंदे को ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऑर्गन डोनेशन में हमारे पास क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। सपोज़ करो मेरा ऑर्गन है, मैं दूसरे को दे रहा हूँ, अब उस ऑर्गन के ऊपर स्पेसिफिक एंटीजन होते हैं, मेरे ऑर्गन के ऊपर स्पेसिफिक है ना ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन होता है। अब दोनों में हमारे पास अलग अलग होता है, हर इंसान में अलग अलग होते हैं ना। तो फिर कैसे हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हम ऐसे करते हैं कि सपोज़ करो मुझे अपने भाई को देना है, तो मेरे भाई को देने के लिए अगर मुझे अपना ऑर्गन देना है अपने भाई को, तो मेरे भाई के ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन उस ऑर्गन के ऊपर देखेंगे और मेरे ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मेरे ऑर्गन पे देखेंगे। अगर तो ज़्यादा डिसिमिलरिटी है, अगर तो ज़्यादा डिसिमिलरिटी तो हम नहीं देंगे। अगर कम डिसिमिलरिटी कि मेरे और उसके ऑर्गन के अंदर सपोज़ करो एक पर्टिकुलर सेल के ऊपर ही, ऑर्गन की किसी पर्टिकुलर सेल के ऊपर ही हमने देख लिया, या ऑर्गन के स्पेसिफिक सेल्स के ऊपर हमने देखा कि उसके ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन और मेरे ल्यूकोसाइट एंटीजन में सिर्फ 2 या 3 ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन का फ़र्क हो, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम लोग ट्रांसप्लांट कराएंगे और फिर साथ में कार्टिसोल दे देंगे कि वो हमारे पास ये एंटीजन एंटीबॉडी एलर्जिक रिएक्शन ये सब कुछ ना होने दे, ठीक है। वो कैसे कराएगा कि ये हमारे पास कॉर्टिसोल एक्शन, ये इनहिबिशन एक्शन करता कैसे कि ये हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स को सप्रेस कर देगा, ठीक है। वो बोलेगा कि यार अब चलो तुम लोग को ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना, ठीक है, मैं क्या करूँगा, वो ये करेगा कि एंटीबॉडीज़ जो टी लिम्फोसाइट, जो मेजर जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में मसला करती हैं, पर्टिकुलरली हेल्पर टी सेल्स, तो ये हेल्पर टी सेल्स को इनहिबिट कर देता है। क्योंकि सबसे पहले डिटेक्ट जो चीज़ ख़राब पैथोजन जो होता है, पैथोजन को डिटेक्ट ही हमारे पास हेल्पर टी सेल करता है। कैसे होता है कि भाई सपोज़ करो कोई आपने बॉडी से कोई सपोज़ करो कोई आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन वगैरह आ गया, ठीक है। तो पैथोजन को हमारे पास मैक्रोफेजेस डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करने के बाद उसको उसका एंटीजन जो है वो प्रेजेंट कर देते हैं एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। फिर हमारे पास हेल्पर टी सेल जो होता है वो उन मैक्रोफेजेस की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, उन मैक्रोफेजेस की तरफ जाने लगता है। क्योंकि मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, एक तो ये उसका जो बैक्टीरिया को इन्होंने इनगल्फ किया है उसका एंटीजन प्रेजेंट कर देते हैं, साथ साथ में कुछ इंटरल्यूकिन्स निकालते हैं, और इंटरल्यूकिन्स पर हमारे पास हेल्पर टी सेल्स को इंड्यूस करवाते हैं कि वो उनकी तरफ पहुँचे। तो जैसे ही हमारे पास हेल्पर टी सेल जो है वो उन मैक्रोफेज की तरफ पहुँचता है जिसके पास एंटीजन प्रेजेंट हुआ है, और उसके साथ कंबाइन हो जाता है, अटैच हो जाता है बाय CD रिसेप्टर्स, ठीक है। एंटीजन जो होता है वो मैक्रोफेज ने प्रेजेंट किया हुआ होता है, और टी हेल्पर सेल्स के पास क्या होता है, टी हेल्पर सेल्स के पास CD मार्कर्स होते हैं। उन CD मार्कर से ये अटैच हो जाता है, और हेल्पर टी सेल्स फिर वेरियस इंटरल्यूकिन्स निकालता है जो कि बी लिम्फोसाइट्स और टी डिफरेंट लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कराता है, और फिर हमारे पास डिफरेंट पैथोजेंस को वो लोग मार देते हैं। तो बेसिकली कॉर्टिसोल क्या करता है, उन टी हेल्पर सेल्स को पर्टिकुलरली क्या करा देता है, सप्रेस करा देता है। तो हमारे पास कोई एंटीजन, अगर हम डिफरेंट ऑर्गन लगा रहे हैं और डिफरेंट ऑर्गन में हमारे पास है ना
वो डिफरेंट ह्यूमन ल्यूकोसाइट हैं, तो वो हमारे पास अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता भी है तो मैक्रोफेज अगर हमारी बॉडी के ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन को डिटेक्ट भी कर लेते हैं कि यार ये हमारा वाला नहीं है, और वो इंटरल्यूकिन्स प्रोड्यूस भी करा देते हैं, तो फ़र्क कुछ होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने हेल्पर टी सेल्स को सप्रेस किया हुआ है, तो हेल्पर टी सेल्स मदद के लिए पहुँच ही नहीं सकेंगे, तो फिर बाकी इम्यून सिस्टम का रिएक्शन हो ही नहीं सकेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि अगर हम एक्सेसिव अमाउंट के अंदर कॉर्टिसोल दे देते हैं, क्योंकि ये एंटी एलर्जिक रिएक्शन भी है, कि अगर आपको स्किन वगैरह में एलर्जी हो रही है, इज़ोनोफिल्स जो हैं उनके ऊपर आईजीई बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हुई हुई है, इज़ोनोफिल सेल्स होते हैं उनके ऊपर आईजीई होता है। आईजीई एक एंटी वो एलर्जिक एंटीबॉडी है, वो क्या करती है कि अगर बॉडी के अंदर कोई भी एलर्जन आ जाता है तो उसको मार देती है, वो इज़ोनोफिल के ऊपर लोकेटेड होती है, लेकिन बॉडी में नॉर्मली होती है, लेकिन अगर वो हाइपर सेंसिटिव हो जाए, लाइक कि हम डस्ट वगैरह है, डस्ट से हम नॉर्मली रह सकते हैं, पाकिस्तानी आवाम डस्ट के साथ रह सकती है, लेकिन अगर बॉडी हाइपर सेंसिटिव हुई है तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या होगा कि अगर हल्की सी भी वो आ जाएगी डस्ट वगैरह, तो आईजीई उनके साथ क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, और आपको फिर है ना डिफरेंट वो एडवर्स रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी, तो आपको एस्थमा वगैरह हो जाएगा। तो हमारे पास ये कार्टिसोल क्या करते हैं, इज़िनोफिल का नंबर डिक्रीज़ करा देते हैं, ताकि हमारे पास आईजीई जो है वो हमारे पास वो आईजीई भी कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब इज़िनोफिल कम हुआ तो आईजीई भी कम हो गई, तो हमें क्या होगा कि हमें एलर्जिक रिएक्शंस जो थे बॉडी के अंदर वो भी नहीं होंगे। जैसे किसी को खारिश की बहुत ज़्यादा मसला होता है, खारिश का बहुत ज़्यादा रेडिशनेस हो जाती है स्किन के ऊपर, तो डॉक्टर्स जो हैं वो लोशन देते हैं जिसमें कार्टिसोल होता है, लेकिन वो लोग कम क्वांटिटी में कार्टिसोल देते हैं, क्योंकि उसका जो दूसरा रिएक्शन है ऑन द सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम वो डेंजरस है, वरना आप एलर्जी सप्रेस करवा रहे हो, साथ साथ में आपका इम्यून सिस्टम भी सप्रेस हो जाएगा, तो आपको दूसरी बीमारी मार देगी। ठीक है, तो कार्टिसोल का कंटेंट बहुत कम होता है उसके अंदर। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस एक्शंस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे बायोकेमिकल एस्पेक्ट प्लस इसकी डिजीज़ेस।